फिर एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस दास ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज का जो क्लास होने वाला है आप लोग को सोशल साइंस में हिस्ट्री का होने वाला है। हिस्ट्री के प्रथम चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद। इस यूरोप में राष्ट्रवाद से संबंधित जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, मैं टोटल के टोटल मैं आपको एकदम आसान भाषा में समझाने वाला हूं, क्योंकि ऑप्शन चारों ऑप्शन पर चर्चा करेंगे, जिसके तहत अधिक से अधिक आपका ऑब्जेक्टिव तैयार होगा। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं क्लास को। आइए, आप सबसे पहला प्रश्न अब देखते हैं। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तत्काल में इस प्रश्न को हम यहाँ रोक रहे हैं और अभी हम चर्चा करेंगे आपको राष्ट्रवाद पर। ये राष्ट्रवाद है क्या? राष्ट्रवाद एक ऐसी विचारधारा है, लिख दे रहे हैं, राष्ट्रवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसके तहत अपने देश के प्रति प्रेम, समर्पण तथा एकता का भावना उत्पन्न होता है। ठीक है, आप अपने देश से बहुत प्रेम करते हैं, बहुत चाहते हैं अपने देश को, अपने देश के विरुद्ध कुछ भी नहीं होने दे सकते हैं, तो निश्चित रूप से आप क्या हैं? राष्ट्रवादी हैं। अपने देश के हित में आप नहीं सोचते हैं तो आप राष्ट्रवादी नहीं हो सकते हैं। हम सबको राष्ट्रवादी होना चाहिए। समय मिले तो निश्चित रूप से स्वयं को, अपने आप को भी न्यौछावर कर देना चाहिए अपने देश के प्रति। ठीक है ना? हमारा देश इतने दिन तक 200 वर्षों तक लगभग गुलाम रहा। कारण क्या था? राष्ट्रवादी भावना की कमी। लेकिन जैसे ही राष्ट्रवादी भावना जागृत हुई, हम आजाद हुए। ठीक है, तो ठीक राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो वो है, देखिए, पुनर्जागरण। पहला ऑप्शन ही हमारा सही है। पुनर्जागरण के अवधारणा के बाद ही यूरोप में राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। ये पुनर्जागरण क्या है? दो शब्द से बना है, पुनः और जागरण। पुनः माने फिर से, और जागरण का अर्थ है जागना। ठीक है, तो हमें देशवासियों को जगाने वाला व्यक्ति चाहिए। जैसे कि भारत में भी इतने लोग होते हुए भी राष्ट्रवादी भावना की कमी थी, लेकिन जगाने वाले लोग जब आए तो स्वयं अपने आप सबके अंदर राष्ट्रवादी भावना आ गई। ठीक है, तो पुनर्जागरण याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है कि 1789 ईस्वी की फ्रांस क्रांति के समय वहां किस वंश का शासक था? यहां भी देखिए प्रश्न बन रहा है, 1789 और फ्रांस की क्रांति। प्रश्न आएगा कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो याद रखिएगा 1789 में। बहुत प्रश्न पूछता है, बहुत ज्यादा। फ्रांस की क्रांति, तो उस समय वहां का राजा कौन था? ऑप्शन में देखिएगा, ट्यूडर, स्टुअर्ट, बुर्बो और रोमनो। तो यहां देखिए ऑप्शन ग, वो हमारा सही आंसर है। बुर्बो वंश, बुर्बो वंश का शासन था उस समय। कब? जब फ्रांस की क्रांति हुई तब। राजा कौन था? चार्ल्स 10वां। चार्ल्स 10वां वहां का राजा था। और इस क्रांति के बाद इनको गद्दी से हटाया गया, साथ ही साथ इनको फांसी भी दी गई थी। और फांसी के बाद तब जाकर फ्रांस में नए राजवंश का उदय हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? नेपोलियन संहिता, संहिता, नेपोलियन संहिता क्या था? वह एक राजनीतिक नियम से संबंधित एक पुस्तक था, जिसे लिखा था किसने? नेपोलियन ने।
स्वयं नेपोलियन ने इस पुस्तक का रचना किया था, इसमें केवल वहां के नियम कानून से संबंधित बातें लिखी गई थी। ये कब लिखा गया? 1804 ईस्वी में लागू की गई। प्रश्न है कि कब लागू हुआ? तो 1804 ईस्वी में, याद रहेगा ना। नेक्स्ट, वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? वियना कांग्रेस, थोड़ा यहां भी थोड़ा चर्चा करेंगे। वियना कांग्रेस कब हुआ था? इसका सम्मेलन था एक तो 1815 ईस्वी में वियना में हुआ था। वियना एक जगह का नाम है। कब हुआ था? 1815 में। अब इसमें कौन सा देश सम्मिलित नहीं था? इस ऑप्शन में देखेंगे, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और जर्मनी। क्या ब्रिटेन था, रूस था, फ्रांस था, जर्मनी था? कौन नहीं था? इसमें देखेंगे हम, जर्मनी नहीं था। वियना सम्मेलन जो हुआ था उसका सदस्य उस समय जर्मनी नहीं था, फ्रांस था, रूस था, ब्रिटेन भी था, लेकिन ये नहीं था। तो ऑप्शन हमारा घ सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? पवित्र संघ, वियना जो था एक संघ था, लेकिन कहा गया कि वो पवित्र संघ है। तो किसने बनाया था वो? रूस ने। संघ जो बना वो कहा गया कि एक पवित्र संघ है जिसका टूट होना संभव नहीं है। इसका नारा दिया था रूस ने। ठीक है, ऑप्शन क सही है। नेक्स्ट है कि मेटरनिख कौन था? मेटरनिख याद रखिएगा, प्रसा, फ्रांस, रूस, ये तीनों का नहीं था। वो था मेटरनिख कहाँ का था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ऑस्ट्रिया का चांसलर था, वो एक घोर प्रतिक्रियावादी भी था मेटरनिख। आगे बढ़ते हैं। फ्रांस के किस राजा ने कहा था कि मैं अंग्रेजी राजा की भांति शासन की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा, लेकिन वैसा शासन नहीं करूंगा, भले ही लकड़ी काट लूंगा? ये किसने कहा था? चार्ल्स 10वां ने। किसने कहा था? चार्ल्स 10वां। याद रहेगा ना। ऑप्शन घ, वो ऑप्शन घ ग जो भी बोल रहे हैं उससे मतलब नहीं है। वो ऑप्शन क में भी आ सकता है, ख में भी, लेकिन आपको याद रखना है कि चार्ल्स 10वां ने कहा था कि मैं अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा ये पसंद करूंगा कि जंगल में जाकर लकड़ी काटूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आठ नंबर प्रश्न, किसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती है? यूरोप छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती है, किसने कहा था? मेजिनी ने कहा था। किसने कहा था? मेजिनी। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? छोटे छोटे जीके के पुस्तक में भी हमें देखने को मिलता है कि यूरोप का मरीज कौन है? तो तुर्की है। हाँ, यूरोप का मरीज तुर्की है। अब क्यों यूरोप का मरीज क्यों कहा जाता है? तो उस समय यूरोप की आर्थिक स्थिति एकदम डैमेज हो गई थी। चाहे सैन्य व्यवस्था देखिए, आर्थिक व्यवस्था देखिए, हर तरह से वो डैमेज हो चुका था। इसलिए उसको क्या कहते हैं, यूरोप का मरीज कहा गया तुर्की को। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है 10वां, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? पेशा उसका क्या था? तो गैरीबाल्डी पेशे से किसान था, सिपाही नहीं था, जमींदार भी नहीं था और नाविक भी नहीं था। सॉरी, नाविक था। देखिए, इसलिए बार बार मैं कहता हूं कि चारों ऑप्शन को पढ़िए, चारों ऑप्शन पढ़िए। पता है ना, मिस्टेक ऐसा ही होता है कि जब यहाँ तो चूंकि बोर्ड है तो हमने इसे मिटा दिया, समझा दिया। यदि OMR सीट पर आप रंग दीजिएगा तब क्या कीजिएगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो एक नाविक था। बड़ा ही रोचक चीज बता रहे हैं गैरीबाल्डी के विषय में कि जब वो क्या कहते हैं इटली के एकीकरण के लिए तत्पर था, जब उतरा उस समय पूर्ण रूप से संघर्ष करके अपनी सेनाओं का, अपने नाविकों का एक सशस्त्र सेना का निर्माण किया था। और निर्माण करने के बाद वो संघर्ष करते हुए इटली का एकीकरण भी कर लिया। वो चाहता
तो इटली का राजा वो आराम से बन सकता था, राजा बनकर और स्वयं इटली का संचालन करता, लेकिन वैसा नहीं किया। एकीकरण के बाद उसने अपने सारे संपत्ति को गरीबों में दान कर दिया और दान करके फिर से वो एक नाविक की जिंदगी जीने के लिए चल दिया, तत्पर हो गया। वो था ये गैरीबाल्डी। यदि कहेंगे कि यूरोप के सबसे बड़ा राष्ट्रवादी कौन था, तो वहां भी हम कह सकते हैं कि गैरीबाल्डी सबसे बड़ा राष्ट्रवादी, उसको कह सकते हैं गैरीबाल्डी को। ठीक है, नेक्स्ट है, किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? किस संधि द्वारा? देखिए, यूनान जब स्वतंत्र था तो उसे स्वतंत्र करने के लिए कौन सी संधि हुई? याद रखिएगा, कुस्तुनतुनिया की संधि। कौन? कुस्तुनतुनिया की संधि हुई थी, और इसी संधि के तहत यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान लिया गया। उसके पहले जानवे करते हैं कि निश्चित रूप से छोटा और बड़ा से बड़ा सारा राष्ट्र अपने संघर्ष के लिए तत्पर था। अब इसमें आपको बता देता हूं, वियना संधि, कुस्तुनतुनिया की संधि, एड्रियानोपोल की संधि और प्राग की संधि, ये तीनों कब कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर कितना है? 11 है। देखिए, यहां वियना की संधि, ये तिथि को जरूर याद रखिएगा। वियना की संधि हुई थी 1815 ईस्वी। कुस्तुनतुनिया की संधि 1829 में, 1829 में ही यूनान को स्वतंत्रता मिली। एड्रियानोपोल की संधि हुई थी 1832 में, और प्राग की संधि हुई थी 1866 में। इसको आप लोग नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये संधियां बहुत ज्यादा पूछता है, ईस्वी कब कौन संधि हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नौ गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? नौ गुएल्फ आंदोलन जर्मनी में हुआ था या इटली में? इटली, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन। जर्मनी में हुआ था नौ गुएल्फ आंदोलन, याद रखिएगा इसको। अगला प्रश्न है, कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई? कार्बोनरी 1810, 15, 30 और 48। 15 में आपको बताए थे, 15 में कौन सी घटना हुई थी? वियना कांग्रेस। लेकिन यहां प्रश्न है कार्बोनरी का। कार्बोनरी कब हुआ था? 10 में। कार्बोनरी क्या था? एक राष्ट्रवादी दल था, ठीक है ना। यंग इटली का स्थापना कौन, संस्थापक कौन था? यंग इटली का संस्थापक कौन था? मेजिनी। यंग इटली, और केवल यंग इटली ही नहीं, यंग इटली और यंग यूरोप, ये दो संघ बनाया था। ये दोनों के संस्थापक यंग इटली न करके यदि यंग यूरोप पूछ दे तो भी मेजनी को ही लीजिएगा। ये दोनों का स्थापना मेजनी किया था, ठीक है। लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किसने किया था? एक सेना का दल था ये लाल कुर्ती। इसका स्थापना किसने किया था? तो लाल कुर्ती का गठन किसने किया? गैरीबाल्डी ने किया था। और आपको अभी तुरंत कुछ देर पहले बताया था मैंने कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? एक नाविक था, और उसने ही ये लाल कुर्ती नामक इस सेना का गठन करके और तब इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? ये किसने अपनाई थी? रक्त और लौह की नीति। देखिए यहाँ बिस्मार्क, हमारा ऑप्शन पहला है को वो सही है कि बिस्मार्क ने रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किया, जिसके तहत एकदम आगे बढ़कर या तो मरना है या स्वयं से और इस देश को क्या कहता है एकीकरण कराना है। इस नीति के तहत किसने? बिस्मार्क ने। आगे बढ़िएगा। जर्मनी के एकीकरण के लिए
बिस्मार्क ने कितने युद्ध लड़े? जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने, याद रखिएगा, 1, 2, 3 और 17। ऐसे भी देखा जाता है कि चारों ऑप्शन में अलग कौन है, तो अधिकांश देखकर बच्चा 17 पर मारेगा, क्योंकि आपका आंसर ये गलत होगा। सही जवाब है 3 युद्ध लड़ा था। कब कब लड़ा था? 1864, 1866 और 1870 में 3 युद्ध लड़ा था। लिख लीजिएगा इसको। किसने? बिस्मार्क ने। 64, 66, 70 में 3 गो युद्ध लड़कर और तब जाकर जर्मनी का एकीकरण हुआ। क्लियर? नेक्स्ट है, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? सबसे लास्ट संधि कौन था जिसके तहत जर्मनी पूर्ण रूप से एक स्वतंत्र राष्ट्र बना? वो था फ्रैंकफर्ट की संधि। कब हुई थी? 1871 में। 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी, जिसके तहत जर्मनी पूर्ण रूप से एक स्वतंत्र राष्ट्र बना, उसका पूर्ण एकीकरण हो गया। ठीक है, चलिए, तो 18 क्वेश्चन ये एक चैप्टर से आपका कंप्लीट हुआ, और 18 एक से एक क्वेश्चन था, VBI क्वेश्चन था। फिर नेक्स्ट चैप्टर से नेक्स्ट क्लास में आप लोग के लिए फिर से लेकर आऊंगा VBI क्वेश्चन। ठीक है, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, और फिर मिलते हैं कल। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।